नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बांग्लादेश की राजनीति में क्या वाकई में एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया जाएगा? आज शेख हसीना को लेकर इंटरनेशनल आपराधिक ट्रिब्यूनल के अंदर फैसला सुनाया गया और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 के आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा, हत्याओं और इसके अलावा बाकी साजिश रचने में मुख्य दोषी माना गया और 400 पन्ने के फैसले के साथ हसीना को हत्याओं का मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन सवाल यह है कि शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है, शेख हसीना भारत में आसरा लिए हुए हैं, शरणार्थी बने हुए हैं और शरणार्थी की सुरक्षा भारत का इतिहास है। लेकिन क्या वाकई में दो देशों के बीच की ट्रीटी, जिसे प्रत्यारोपण ट्रीटी कहा जा रहा है, जो एक दौर में शेख हसीना के दौर में ही भारत के साथ हुई, क्या उसी की वजह से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लौटाया जाएगा? सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या वाकई में शेख हसीना बांग्लादेश की साजिश, सियासी साजिश का शिकार हुई या चाइना और डीप स्टेट का शिकार हो गई, या वाकई में बांग्लादेश में जो फैसला आया उसके बाद शेख हसीना के पास दो ही विकल्प बचे, एक आत्मसमर्पण करना और दूसरा 30 दिन में उसे गिरफ्तार करना। अगर ये दो होता है तो शेख हसीना वहां अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। लेकिन इस फैसले के बाद भारत पर क्या असर होगा, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और इन सब के बीच शेख हसीना का भविष्य क्या होगा, आज बात इसी मुद्दे। तो क्या वाकई में शेख हसीना जो भारत के अंदर शरण लिए हुए हैं, उसको भारत को वापस बांग्लादेश भेजना होगा, या भारत उस प्रत्यारोपण संधि के किसी ऐसे क्लॉज में यह स्वतंत्रता हासिल किए हुए है कि वो ना भेजे और रिलेशन भी खराब ना हो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी और विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत विक्रांत जी आपके साथ, जरा बताइए इस फैसले का सबसे पहले भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत को प्रत्यारोपण संधि 2013 के तहत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश सौंपना होगा या भारत के पास कोई विकल्प है? भारत इस निर्णय के प्रति बाध्यकारी है नहीं और ये निर्णय ऐसा आएगा, ये पहले से ही बहुप्रतीक्षित था, ऐसा उम्मीद थी कि यही निर्णय आएगा। इसीलिए अवामी लीग ने अभी पूरे बांग्लादेश में लॉकडाउन भी अनाउंस किया था और हमने देखा था 13 नवंबर को ढाका पूरा बंद पड़ा था, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे, लोग सड़कों पे थे। एक्चुअली हुआ क्या, जो सो कॉल्ड जैन जी रिवॉल्यूशन था, उसके बाद से अब तक जिस अराजकता से बांग्लादेश गुजर रहा है, उससे वहाँ के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि बांग्लादेश के निर्माण से लेके अब तक अगर वहाँ स्टेबिलिटी कहीं आई है तो वो शेख हसीना ने ही दी थी। तो अब वहां पर वापस से अवामी लीग और शेख हसीना एक सहानुभूति बटोर रहे हैं और बांग्लादेश का जो इतिहास रहा है, 71 के बाद 72 में मुजीबुर रहमान वहां पे प्रधानमंत्री बने थे, 74 में जैसे ही वो राष्ट्रपति बने 25 जनवरी को बने थे, 15 अगस्त को उनके पूरी परिवार की हत्या हो गई, केवल 2 बेटियां बची थी, पूरे परिवार की हत्या हो गई। लेकिन वहां शांति नहीं आई, उसके बाद वहां मिलिट्री कूप हुआ, थोड़े टाइम सरकार रही, फिर जब जियाउर रहमान आए थे जिन्होंने बीएनपी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनके अभी यही हश्र हुआ, उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद 1991 से अब तक जहां शेख हसीना विपक्ष में थी या सत्ता में थी, तो एक स्थायी राजनीतिक स्थायित्व वहां पे रहा, राजनीतिक स्थिरता वहां रही और शेख हसीना ने बड़े अच्छे से बांग्लादेश की इकोनॉमी को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड मॉडल में कन्वर्ट भी कर दिया था एक समय। वो भी हम देखते थे। उससे भारत का क्या लेने देना, वो उनके देश का मामला है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, आप सोचिए सारा 2013 के अंदर तो प्रत्यारोपण संधि हुई, 2016 के अंदर
जिस आपराधिक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है, यह भी शेख हसीना के टाइम पर ही बना है। अब एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अगर यह कहा जा रहा है कि भाई शेख हसीना पॉलिटिकल साजिश का शिकार हुई, तो जमात इस्लामी के नेता अब्दुल क्वादर मौला, मोहम्मद कमरुज्जमान, मीर कासिम अली, अली एहसान मुजाहिद, मोहतर रहमान निज़ामी और बीएनपी के नेता सलाउद्दीन कवादर चौधरी, ये वो हैं जिनको फांसी दी गई है, और ये सब इसी कोर्ट के जरिए दी गई है और शेख हसीना के रहते हुए दी गई है। तो क्या ये भी साजिश के शिकार हुए थे? देखिए, बांग्लादेश का जो समाज है ना, समझना पड़ेगा, वहाँ जमात जो है वो बहुत गहरे तक है और वहाँ जमात का प्रभाव मोहम्मद यूनुस केवल मुखौटा भर रह गया है। वहाँ पे जमात, वहाँ पे सब कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया है। अभी हमने देखा हाफिज सईद का जो भाई था वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पिछले 1 महीने से डेरा डाले हुए बैठे। मौलाना डीजल वहाँ पर है, अभी मौलानाओं की एक वहाँ पे काउंसिल चल रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि भारत में वो शरणार्थी है और भारत की जिम्मेदारी है कि शरणार्थी तब तक रहें जब तक कि वो सुरक्षित है, चाहे अपने देश में उनके देश में। अब यहाँ तो सुरक्षित है नहीं, यहाँ तो जैसे वो जाएंगी फांसी एग्जीक्यूट होगी। तो मेरा सवाल है कि भारत के पास ऑप्शन क्या है, जहाँ रिलेशन भी ना बिगड़े और शेख हसीना सुरक्षित रहे, चाहे भारत में या बांग्लादेश में। देखिए, हमें एक आदर्शवाद को छोड़ना पड़ेगा। रिलेशन हमारे बिगड़ चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद अब बांग्लादेश से हमारे रिश्ते उस स्थिति में है जहां से और बिगड़ने की अब उम्मीद है नहीं। आप ये कह रहे हैं हम ट्रीटी को नकार सकते हैं? आप ये बिल्कुल नकार सकते हैं, और बांग्लादेश के पास ऑप्शन है कि वो आईसीजे में जाए, लेकिन आईसीजे का निर्णय भी हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। तो भारत को एक्स्ट्राडिशन नहीं करना चाहिए, प्रत्यार्पण नहीं करना चाहिए और करेगा भी नहीं। लेकिन अब जो हालात वहां बदल रहे हैं, जिस तरह से कट्टरपंथ वहां पे हावी हो रहा है, भारत को अपने पास तुरुप का इक्का रखना चाहिए। शेख हसीना को हमें हर संभव सहायता देनी चाहिए और उनके बेटे को हमें उस पॉलिटिक्स में आगे लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देश अपने हिसाब से चलते हैं, ट्रीटी के हिसाब से। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक है पूर्व शिक्षा मंत्री वहां के बांग्लादेश के दीपू मोनी, उनका उदाहरण है जिन पर कोर्ट कैंपस परिसर में हमला किया गया था। एक और उदाहरण वहां के औद्योगिक सलाहकार सलमान एफ रहमान, जिनको कोर्ट में पेश करके अपमानित किया गया था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2016 में इसमें अपडेशन हुआ संधि में, और कहा गया कि अगर साजिश के तहत आप किसी को सजा देंगे तो भारत बाध्यकारी नहीं है। तो क्या इन उदाहरण के साथ कहा जा सकता है कि भाई शेख हसीना साजिश का शिकार हुई और इसी ट्रीटी के इस क्लोज के हिसाब से हम शेख हसीना को नहीं सौंपेंगे? देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो इसमें जिस बात को समझना पड़ेगा वो ये है कि ये जिस क्रांति की जो बात कर रहे हैं, जिसके आधार पे शेख हसीना जी को ये फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है, ये कोई संक्रांति नहीं थी। वहाँ पे ये एक ऐसी क्रांति थी जो बाहर से प्रायोजित थी। ठीक है, वहाँ पे एक जैसे कहते हैं कि एक क्रिटिकल मास तैयार था, लेकिन ये जो इसकी स्पॉन्सरशिप और फंडिंग जो है वो आईएसआई और यूएस ग्लोबल डीप स्टेट की थ्रू करी गई थी, भारत को डिस्टेबलाइज करने के। अब आईएसआई क्यों ऐसा करेगा, वो तो मतलब जो पाकिस्तान से की जो भारत से जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। लेकिन जो ग्लोबल डीप स्टेट भी पिछले स्पेशली मतलब पिछले कुछ 5-10 साल से जो हमने प्रतिक्रियाएं देखी हैं, यानी कि जॉर्ज सोरोस का हमने देखा कि जिस तरह से उसने ओपनली कहा कि मैं $1 बिलियन की फंडिंग करूंगा भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यहां से मोदी सरकार को हटाने के लिए। तो ये तो वो बातें हैं विजेंद्र जी जो कि ओपन प्लेटफॉर्म्स पे कही जा रही हैं। तो इसके अलावा भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये भी उसका एक पार्ट था। एक दूसरी बात विजेंद्र जी की, देखिए बांग्लादेश शेख हसीना जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश रहा जो कि भारत से मित्रता चाहता था। ये शेख मुजीबुर रहमान की एक तरह से वो विरासत है जो भारत के साथ हमेशा मित्रता चाहती थी। और मैं समझता हूँ, देखिए अब उनकी जो उम्र भी है वो लगभग 78 साल की, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हो चुकी है। तो आगे उनकी राजनीति कितनी बची है ये तो पता नहीं, लेकिन ये एक सैद्धांतिक लड़ाई भी है। भारत को देखना है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस कम से कम ऐसे रहे, ऐसा तो नहीं हो कि बांग्लादेश एकदम ही पाकिस्तान की राह पे चल चले। और इसका अभी स्कोप बाकी है, इसलिए स्कोप बाकी है क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो एक जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक लीडर नहीं है बांग्लादेश के, उनको वहां पे इंस्टॉल करा गया है और हमने देखा है किसने किसने उनको इंस्टॉल करा गया है। तो अभी भी एक बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि जो पाकिस्तान की राह पे नहीं चलना चाहता, वो डेवलपमेंट चाहता है और उसके लिए वो समझता है कि भारत सब में भारत की भूमिका क्या है? कर्नल देवानंद जी, भाई भारत के पास दो ही विकल्प है। पहला विकल्प तो ये है
कि संधि को मानने से इनकार कर दे और कहे कि हम नहीं दे रहे। दूसरा ये है कि बांग्लादेश के अंदर की स्थिति को बदले और वहां की स्थिति को बदल के भारत के पक्ष में लेकर आए। अब आप बताइए इनमें से कौन सा विकल्प काम कर सकता है, क्योंकि चाइना उधर से लगा हुआ, पाकिस्तान लगा हुआ है, डीप स्टेट बांग्लादेश में लगा हुआ है। देखिए विजेंद्र जी, आपकी बात का मैं जवाब दूं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत को बांग्लादेश से क्या खतरा है, और खतरा भी मैं सुरक्षा के नज़रिए से देखता हूं। और जिस प्रकार से यूनुस को लेकर के आए बांग्लादेश में, वो एंटी भारत नैरेटिव के अंतर्गत आया। ये देश को, आपके दर्शकों को क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस पूरी साजिश के अंदर, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भारत को घेरने के लिए वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, इन ताकतों ने, अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर थोड़े 2 वर्ष पूर्व हुआ था, वो इमरान खान साहब आज जेल में बैठे हैं, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, और ये बांग्लादेश में हुआ है। अब मैं बांग्लादेश का, ट्रीटीज आर इमैटीरियल, जब देश के हित होते हैं, सुरक्षा से जुड़े होते हैं। हमने अपना सिंधु समझौता रद्द किया ना अभ्यंस में, ये बहुत मामूली बात है। पर अभी जो देखने की बात है, यहाँ 2 फैक्टर्स आते हैं। पहला, बांग्लादेश के अंदर इतिहास में जाए, नाम कोई भी लो, वहाँ एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ताकतें भारत के इर्द गिर्द, जो पुराना भारत है, जो अखंड भारत है, उसमें 2 ताकतों के बीच में लड़ाई चल रही है जब से भारत के टुकड़े हुए हैं। एक तो इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट है, उस विचारधारा के लोग हैं, दूसरे डेमोक्रेटिक हैं। इनकी लड़ाई चल रही है। और इसी लड़ाई का नतीजा है कि जो ही अभी ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो पूरा बदलाव आया है, अमेरिका ने यूनुस को लेके आए, इसमें तो देश में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। और जब शेख हसीना भारत में आई हैं, तो ऐसे ही थोड़ी आ गई, भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा, पूरा कोऑर्डिनेट हुआ, उनको लाया गया था बचाने के लिए। अब आगे जो स्थिति है यूनुस के पास, अब मैं ये देख रहा हूं, यूनुस खुद भी अपना शरण मान चुके हैं 3-4 देशों से, और शायद एक देश ने उसको शरण के लिए इजाजत भी दे दी है। तो मुझे लग रहा कि जो अभी चक्रव्यूह जो आज ये सजा का हुआ है, ये सजा का यूनुस का आखिरी हथियार था। वो ये देखेगा जनता के नजरिए से, क्या वहां पर गृह युद्ध होता है, लोग विरोध कर रहे हैं, जो ऑलरेडी शुरू हो गया है। पर भारतीय सुरक्षा के नजरिए से 4000 किलोमीटर का हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो दुनिया में सबसे बड़ा किन्हीं 2 देशों के बीच में पोरस मानता हूं मैं इसको। और भारत इसको बड़े 2 चीज के नजरिए से देख रहा है। पहला, अमेरिका का उसके अंदर दखल अंदाजी, जो हमने देखा कि सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए बहुत चर्चाएं हुई। एक गलियारा मांग रहा है बर्मा में जाने के लिए, वो जो उनकी बर्मा के अंदर जो सेना लड़ रही है उनसे। तीसरा, आप देखिए कि जो चीन को इन्होंने एक एयरफील्ड दिया है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अब भारत ने क्या एक्शन लिया है? भारत ने, अगर आपने देखा हो, 15-20 दिन पहले 2 नोटम इशू किए थे। एक किया था बांग्लादेश के ऊपर और पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा किया था उड़ीसा, जो हमारी ये मिसाइल फायरिंग रेंजेज हैं, इनके पीछे कोई कारण रहे होंगे। दूसरी बात देखिए कि जो खबरें आ रही हैं, चिकन कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके आसपास 3 जगह सेना की गतिविधि और एक्सरसाइज देखी गई है। बहुत वो जो जिसकी खबर हम कह सकते हैं ये पब्लिक डोमेन में है। नौ, भारत का इंटरेस्ट क्या है? पहला है कि ये शेख हसीना तो हमारा बिल्कुल समर्थक रही है, और डेमोक्रेसी की, बाकी उसका कोई समर्थन नहीं है। पर बांग्लादेश के अंदर शेख यूनुस जल्दी से जल्दी जाए, ये भारत चाहता है। और वहां पर जो हमारे 2 जो चिकन नेक, जिसको हम हमारे तो सिलीगुड़ी को कहते हैं, पर उनके तो 2 हैं, एक यार, एक तीसरा चिटेगांव हिल्स है। मैं ये देखता हूं। और एक सबसे बड़ी बात, 15 नवंबर को एक चीज निकल के आई है कि दिल्ली ब्लास्ट में इनके जो आतंक की जो एक वहां मीटिंग हुई थी, उसमें बांग्लादेश से तार जुड़े हुए पब्लिकली सामने आ गए। तो मैं ये देख रहा हूं, भारत अब उसको जो ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, डजंट मैटर, पर जो हमारे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है, मैं देखता हूं भारत अब या तो यूनुस का 1-2 दिन जो भी इनका फैसला होगा, मैं तो भारत सरकार से आग्रह करूंगा, ये मौका है, एक अपना चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सटेंड कीजिए आप, जहां पर आपने अभी तैयार चर्चाएं चल रही हैं, जहां पर आपने नोटम इश्यू किया है, और दूसरा आप जाइए अपना चिटेगांव हिल्स में, उसको भी क्लियर कीजिए। और ये हमारे लिए सुनहरी मौका है। जहां तक ये बांग्लादेश में कौन लड़ाई करेगा, कौन ट्रेन रोकेगा, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। हमारी सुरक्षा की जो समस्याएं 47 से लेकर के 71 में जो भूल चूक हुई है, मैं मानता हूं ये सही समय है, हमें उनको क्लियर कर लेना चाहिए।
और हसीना जी का मैं वैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इतना मैं जानता हूं, इतनी वो कच्ची खिलाड़ी नहीं है। कोई सोच रहा है इसकी 78 उम्र हो गई, ये बड़े तरीके से हो रहा है। भारत उसको निकाल के लाया था, हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स गए थे, ऐसे किसी दूसरे देश में हेलीकॉप्टर्स थोड़ी जाते हैं। तो हसीना जी को भारत बचाएगा आखिर तक, और हसीना जी के माध्यम से जो भारत के सामरिक इंटरेस्ट हैं उनको मैं मानता हूं उनकी नब्ज दबाने का समय आ गया है, ऐसा मैं देखता हूं। ठीक है विक्रांत जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां का जो कोर्ट है, जिस कोर्ट को बाकायदा शेख हसीना ने ही एस्टेब्लिश किया, वो कोर्ट फिलहाल सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि जब तक हम इसको एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, उसके बीच में 2016 की वो संधि आएगी जिसमें कहा गया था कि अपराध का सबूत देना भी दोनों देशों के बीच में जरूरी नहीं है। प्रत्यारोपण के दौरान अगर एक अदालत किसी को गिरफ्तारी का वारंट दे दे तो उसे भी मानने के साथ हम उसको वहां से दूसरे देश को सौंप सकते हैं। तो मतलब हमें पहले यह भी बताना पड़ेगा, और देश जानता भी है और दुनिया भी जानती है कि अगर ये हो रहा है तो उस कोर्ट ने सरकार के फैसले के हिसाब से फांसी की सजा दी है, तभी तो हम उसको मना करेंगे सर। देखिए विजेंद्र जी, जब से मोहम्मद यूनुस वहाँ आए हैं, शेख हसीना का जो सिस्टम था उसको उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है। जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं वकार, वो तो उनके बहनोई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार एग्जिस्ट कर ही रही है। वो उतना शेख हसीना के लिए जितना कर सकते थे उतना वो कर नहीं पाए। साथ ही अगर आपने ध्यान दिया, जैसे ही मोहम्मद यूनुस आए थे उसके 1 या 2 महीने बाद ही वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको भी रिजाइन करके भागना पड़ा था। तो वहाँ जो न्यायपालिका है वो भी, जैसा भी कर्नल साहब ने बताया, कि वहाँ जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है उन लोगों के अंडर हाथों में चली गई, उनके हाथों में खेल रही। तो पूरा सिस्टम वहाँ पे, चाहे हम उसको मिलिट्री मान ले, न्यायपालिका माने, ब्यूरोक्रेसी माने, वहाँ का मीडिया माने, अब सब कुछ वहाँ जमात और कट्टरपंथियों के हाथ में है। तो उनसे हम किसी निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद वहाँ पे कर नहीं सकते। क्लियरली ये पॉलिटिकल डिसीजन है जो केवल मोहम्मद यूनुस का नहीं है, जैसा भी एकलव्य जी ने बताया कि वहाँ पे जो भी वेस्टेड पावर्स हैं उन सब का ये कंक्लूडिंग एक लिटमस टेस्ट है। अब वो देखेंगे अगले 2-3 दिन में क्या होने वाला है, और जो होने वाला वो ये दिख रहा है कि बांग्लादेश एक अनरेस्ट में जाएगा, एक सिविल अनरेस्ट वहाँ पे जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि भारत, मतलब आप ये कह रहे हैं जो शेख हसीना के साथ हुआ अब वो यूनुस के साथ भी हो सकता है, वो भी हेलीकॉप्टर लेके किसी और देश भाग जाए। बांग्लादेश का इतिहास है। अभी मैंने बताया जैसे जो बीएनपी के जियाउर रहमान थे उनके साथ भी यही हुआ है। जिन ने भी वहां पर सत्ता में आए और बदलने की कोशिश करी है या उस इस्लामिक फंडामेंटल्स को चैलेंज करने की कोशिश की, उनके हिसाब से नहीं चले, उनका हश्र यही हुआ है। तो मोहम्मद यूनुस के साथ भी यही होना है। अभी उनके घर के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उनका जो ग्रामीण बैंक का मुख्यालय है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो मोहम्मद यूनुस केवल और केवल अपना नाम बचा रखे हैं, उनकी अब वहां कुछ भी नहीं चलती है, उनका कोई एग्जिस्टेंस वहां पे बचा नहीं है। सब कुछ जो है वहां जमात के हाथ में आ चुका है, कट्टरपंथियों के हाथ में आ चुका है। मैं कर्नल साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अब भारत के पास एक मौका है, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, और जैसा कि अंदेशा है कि हो भी जाएगा कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर बांग्लादेश का हाथ है, तो हमें ऑपरेशंस चला करके जो दोनों उनकी चिकन नेक है उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कि चटगांव हिल से लेके कॉक्स बाजार तक का जो पूरा एरिया है वो हमें ले लेना चाहिए। ये हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा एसेट क्रिएट होगा। और वहां पे जो अराकान आर्मी है जो म्यांमार वाले एरिया में अभी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ जंग में जा सकते हैं, मैं इसको ऐसे समझूं। ये जंग नहीं है, जंग में हम ऑलरेडी हैं। जैसा अभी ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से हम जंग में हैं, जंग के हालात में। देखिए क्या है ना, अब युद्ध के तरीके बदल गए हैं। जरूरी नहीं कि हम वहां पे कॉम्बैट कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर वही जंग है। आजकल जंग के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये भी एक जंग का तरीका ही है, जो नैरेटिव वॉर चल रहा है वो भी एक जंग का तरीका है, ऑपरेशन सिंदूर किया वो भी एक जंग थी, वो भी एक जंग थी। और ये हमारे जो थल सेनाध्यक्ष थे उन्होंने कहा भी था कि ये कंटिन्यूस वॉर है, कंटिन्यूस प्रोसेस, जस्ट अ पॉज, ये खत्म नहीं हुआ है, ये 2.0 भी होगा, 3.0 होगा। दोनों में अंतर है ना भाई। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें हम उनके वहां घुसे, आतंकी अड्डों को उड़ाया, उनके एयरफील्ड को उड़ाया, हम वापस आ गए, हमने कुछ लिया नहीं वहां से। अब जो आप बात कर रहे हैं कि भाई चिकन नेक जिसको हम कंट्रोल करें, अगर ऐसा होगा तो हम बाय डिफॉल्ट उनकी जमीन उस हिस्से को लेंगे ना जो हमारे लिए हमें इनसिक्योर कर रहा है। अब अगर ऐसा होगा तो उनके सपोर्ट में और भी देश आएंगे, ऐसा नहीं होगा जी। देखिए क्या है ना, अब हम जिस तरह की आज की दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस पे आ गई है, राइट। अब यहाँ पर हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर है। अब कोई एक देश अगर ये चाहे इस दुनिया को मैं अपने हिसाब से हाँक दूं वो संभव नहीं है।
हमें हमारे हितों की चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, हमें आदर्शवाद से बाहर आना होगा और व्यवहारवाद की तरफ आगे बढ़ना होगा। और मुझे खुशी है कि हमारा जो सत्ता तंत्र है और हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा उठा था कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल था तो फिर हमने पीओके वापस क्यों नहीं लिया। उस दौरान ये कहा गया कि भाई अभी भारत की अर्थव्यवस्था और जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है उससे कई देशों को, जो एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, उनको थ्रेट है और वो चाहते हैं कि भारत जंग में आए, एक ऐसी जंग में जो भारत को वापस 20 साल पीछे लेकर चला जाए। तो वही स्थिति तो फिर बनेगी अगर हम सबको एक बार मान ले, क्योंकि जैसे आप बांग्लादेश के साथ वॉर में जाएंगे तो बांग्लादेश की तरफ 5 देश खड़े नजर आएंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि आप कब्जा करके वापस लौट आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? देखिए विजेंद्र जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ, जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से, चाहे जब से ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के रिजीम आई है, आप देखेंगे कि भारत का बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है कि वो जिसे कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट में नहीं घुसता। वो अपने टारगेट सेट करता है, उसे अचीव करता है और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट टारगेट पे चलता है। देखिए विजेंद्र जी, एक बात जो मैं कहना चाह रहा था जिसको समझना जरूरी है कि ये जो वहाँ पे जो तथाकथित क्रांति जो हुई, उस तथाकथित क्रांति को मैंने पहले भी बताया कि उसको मैन्युफैक्चर किया गया था। और मैं समझता हूं कि मैंने जो आपको बताया पहले भी कि जो बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग अभी भी है जो चाहता है कि भारत के साथ मित्रता बनी रहे, वहां पे विकास हो। मैं समझता हूं कि भारत अब इस तरह से ट्राई करेगा, जंग में नहीं जाएगा, लेकिन भारत भी अपने साम दाम दंड भेद से ट्राई करेगा कि वहां पे ये जो वर्ग है उसको कैसे एम्पावर करा जाए और भारत भी एक क्रांति वहां पे मैन्युफैक्चर करेगा। और मैं समझता हूं कि बेसिकली भारत ये चाहेगा कि फाइनली वहां पे वापस से पुनर्स्थापना हो एक ऐसी रेजिम की जो भारत फ्रेंडली हो। कर्नल देवानंद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी जोड़िए। और फिर आप तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब मैं कंक्लूड ये करूं कि जो हो रहा है वो भारत के पक्ष में हो रहा है। अगर शेख हसीना को फांसी दी जा रही है वहां पर तो ये भी भारत के फेवर में। जी, एक छोटा सा पॉइंट आपकी इजाजत से, सर की इजाजत से एक पॉइंट ऐड कर दूं। बोलिए कि इसमें क्या था विजेंद्र जी कि ये जो मैंने आपको बताया ना, जो पुनर्स्थापना की बात है, अब ये तो पॉसिबल लगभग जो हमें स्थिति दिखाई दे रही है, शेख हसीना जी को वहां ना भेजा जा सकता है और लेकिन ये जो वहां पे जो पुनर्स्थापना की बात है उस क्रांति की या उस रेजिम की, उसके लिए शेख हसीना जी की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि उनको वो जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल असाइलम देना है वो बहुत जरूरी है। और जो आपने लीगैलिटी की बात करी ना कि प्रत्यार्पण जो हमारी संधि है उनके साथ, देखिए विजेंद्र जी, जब भारत ये मैनेज कर सकता है कि उस क्रांति के दौरान उनको निकाल के यहाँ पे सेफली ला सकता है, तो इसके लीगल वर्क अराउंड भारत ने अच्छा उदाहरण दिया कि भाई हम सिंधु जल समझौते को भी नहीं माने क्योंकि वो हमारे पक्ष में। हम ये नहीं कर सकते ना कि लहू और पानी साथ बहे। तो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है कि अगर आप वहां रहकर हमें नेशनल थ्रेट देंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि हम आपके हिसाब से गुड्डी गुड्डी खेलेंगे। Exactly. कर्नल देवानंद जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा जिस दिन से 15 नवंबर को ये क्लियर हुआ कि ये जो अपना दिल्ली का जो बॉम्ब ब्लास्ट था बांग्लादेश के अंदर ढाका में आयोजित हुआ, एक तरीके से बैठ करके जहां बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया है, तो मैं ये मानता हूं बांग्लादेश के साथ हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर 1.5 वो है जिसके अंदर भारत में उनके जो बैठे हुए जो डॉक्टरों की फौज है, उनके जो ओवरग्राउंड की फौज है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वो हमारे टारगेट पे है। दूसरी बात है कि जहां तक शेख हसीना का ताल्लुक है और भारत के सामरिक हितों का ताल्लुक है, देखिए 47 और 71 के जो अनफिनिश्ड लड़ाइयां थी, कारण कुछ भी हो, मैं ये मानता हूं भारत आज उस पोजीशन में है। आप सही करें, हमारे फेवर में है कौन? ना चीन हमारे फेवर में, और तो और जिन देशों की हमने मदद की, नेपाल तक वो हमारे कहां फेवर में निकला, श्रीलंका हम देखिए सर, जिस तुर्की को हमने जिंदा किया वो तुर्की आज रहा था वहां पर। तो ये सवाल ये कि भारत, मुझे लगता है जो करना चाहिए, मेरा आग्रह है सरकार से, आप सही दिशा में काम कर रहे होंगे, पर जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, आज के दिन वो पाकिस्तान के बराबर हमारा दुश्मन है। दूसरा, जो वहां के प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी रिजाइन ही नहीं किया, एक अगर कैंगरू कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, ये तो पहले ही हमें पता था कि वो फांसी देंगे और कुछ नौटंकी करेंगे, पर अब जो उन्होंने जिस प्रकार से बांग्लादेश में नागरिक साथ हैं कि नहीं है, वैसे देखिए इस्लामिक फंडामेंटलिक ताकतें इतनी मजबूत हैं
ये पूरे हिंदुस्तान के पुराने अखंड भारत के टुकड़े में आप चाहे अफगानिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, ये सब बराबर है, सब चट्टे बैठे नैले के दहले, इन पे कोई भरोसे की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है भारत के हितों की, और हमारा हित यह है कि जो चिकन लेग, जो अपनी बीनागुड़ी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में जो हिंदू बाहुल्य एरिया था, और देखिए जो चटकाम वाला इलाका है वो भी अगर हम इतिहास में जाएं तो हिंदू बाहुल्य एरिया था। ये किस साजिश के अंतर्गत गया वो चर्चा नहीं है, पर हमें हमारे हितों के हिसाब से बांग्लादेश के अंदर नागरिकों का समर्थन लेते हुए एक लाइन कही, मैं उसको उसके साथ कंप्लीट कर रहा हूं। इस पर बस आप बताइए कि क्या ये है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी संभालने के बाद हम सेलेक्टिव एस्पेक्ट पर काम करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं और हम वापस आते हैं। तो आप जो कह रहे हैं हम माने कि इस सेलेक्टिव टारगेट को अचीव करके हम वापस आएंगे, एक बड़ी वॉर के अंदर नहीं जाएंगे भविष्य में जब भी ऐसा हो। मेरे को लगता है कि देखिए वो तो मोदी जी जानते हैं, वो तो उनके बारे में तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। पर सवाल यह कि हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हमारे भारत की शांति है, वो वहीं पर ही है कि जहां पर हमारा ईस्ट को हम सेफ बना सके। और बांग्लादेश ने इतिहास में गलतियां की हैं, टेररिज्म को समर्थन किया है, हमारे उल्फा को समर्थन किया है। तो मैं तो मानता हूं ये मौका उचित है, किसी भी प्रकार से वो एनक्लेव हम ले, समझौते करें, 99 इयर्स लीज ले और ये आतंकवाद का सफाया करें। ऐसी मेरी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल देवानंद जी, विक्रांत जी और एकलव्य जी। तीनों का अगर आप सुनेंगे तो दो स्थिति पूरी स्पष्ट होगी। पहली स्थिति तो ये कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को लौटा नहीं रहा है। दूसरा ये कि अगर बांग्लादेश की स्थिति बदली तो फिर भारत उस भूगोल को बदल सकता है जो भारत के लिए समस्या है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।